सो हाय डियर लर्नर एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वाई? बिकॉज इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम, मान लीजिए आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहती हैं और एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जैक्ट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे समझाते रहता हूँ। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ अ सीरीज बच्चों जहाँ पे मैं वन शॉट लेक्चर डालूंगा, क्योंकि मेरे जहन में आईआईटी जैम का जो पेपर है 13 फरवरी का वो है, तो उसके हिसाब से मैं 10 से 15 दिन डेली एक एक वन शॉट रिवीजन नोट्स आपके डालते रहूँगा, जहाँ पे एक दिन के अंदर एक पूरी यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो दो स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग, जिन्होंने रिवीजन कर लिया है, जिनको वन शॉट वीडियो की रिक्वायरमेंट है, कोई भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखना, यू फाउंड कि आपकी जो रिवीजन है वो कितने अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं जो भी आपके जानने वाले नेट, गेट, आईआईटी जैम, एमएससी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं वन शॉट रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों आपका मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स में यार ध्यान से समझना, वन शॉट जो लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स का वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर मॉडर्न फिजिक्स में देखूँ जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमएससी एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान समझिए, यहाँ पे 3 डिवीजन है इसके: रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, 3 आपके पास यहाँ से इसके पार्ट है: रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। और इसका वेटेज अगर देखें तो 15 से लेके 20 नंबर का है ना, 15 से लेके 20 नंबर का। तो आपको फील आएगा रिलेटिविटी पढ़ने में, क्वांटम एटम पढ़ने में, बड़ी शानदार से फिजिक्स है। तो रिलेटिविटी से अगर स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, जब रिलेटिविटी स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों इनर्शियल फ्रेम के लिए है ना। ठीक है दोस्त, इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ओनली एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रिलेटिविटी यूज नहीं होती है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ओनली एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम आप पहले से समझते हो, अगर मेरे पास 2 फ्रेम हैं, एस और एस डैश, ठीक है, तो एस और एस डैश 2 फ्रेम है। मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो आपका एस डैश वाला फ्रेम है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v। यदि इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है आइदर इसकी वेलोसिटी 0 हो या आइदर इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में, चाहे पहली कंडीशन हो चाहे दूसरी कंडीशन हो बच्चों, दोनों कंडीशन में यहाँ पे इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। पहली बात समझिए। और इनर्शियल फ्रेम होने के लिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इनर्शियल फ्रेम अकेला नहीं होता है, एटलीस्ट 2 फ्रेम आपस में इनर्शियल होते हैं। तो इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन 2 फ्रेम, ध्यान सुनिएगा बात को, इफ द रिलेटिव एक्सेलरेशन, अगर 2 फ्रेम है अपन के पास और उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो वो दोनों क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई, वहाँ से कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। तो ये आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आप इसके ओरिजिनल पेपर को ढूंढेंगे, ये कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन की हेल्प ली है इसने। STR को डिफाइन करने के लिए उसने हेल्प ली है मैक्सवेल इक्वेशंस की, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन की। आप पेपर में जाके ढूंढ सकते हैं, उसके रिसर्च पेपर में, STR का जो रिसर्च पेपर है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पोस्टुलेट दिए रिलेटिविटी के, तो 2 पोस्टुलेट जो है रिलेटिविटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पोस्टुलेट कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सारे इनर्शियल फ्रेम में सेम रहती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेम चेंज होगा, नॉन इनर्शियल हो जाएगा तो स्पीड सेम रहेगी। यहाँ पे एक और छोटा सा बच्चों पॉइंट ऐड कर देता हूँ, इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सारे इनर्शियल फ्रेम में बराबर रहती है। दूसरा पॉइंट है कि लॉ ऑफ फिजिक्स,
भौतिक विज्ञान के जितने नियम हैं, जितने भी फिजिक्स के लॉज है, रिमेन सेम फॉर ऑल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में सारे फिजिक्स के लॉ सेम रहते हैं। अगर कोई लॉ चेंज करने की जरूरत है तो उसका फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं जब आप इसको कहाँ पे यूज करते हैं, रिलेटिविटी के लिए यूज करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि क्या कहा यहाँ पे, पोस्टुलेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए कि व्हाट इज द पोस्टुलेट, नोट इट डाउन। समटाइम जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इस टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो इस टॉपिक से आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए कि किस तरीके से चेंजेस अकर करता है रिलेटिविटी में बेसिक फिजिक्स से, है ना। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग से पॉइंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चीज आती है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर, है ना, फॉर्मेशन की, है ना, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दो तरीके के मैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास दो फ्रेम है एस और एस डैश, एक कोई पार्टिकल है मान लो, इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या जीटी जिसको हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये फ्रेम, ये जो एस डैश फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, अगर एस डैश फ्रेम कहाँ को मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में जो एक्स डैश होगा वो x माइनस वी टी के बराबर होगा, y डैश y होगा, z डैश z होगा, t डैश t होगा। यानी कि कोई भी चेंजेज नहीं अकर करेगा y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में। केवल कौन सा कोऑर्डिनेट परिवर्तन हो रहा है, ओनली द x कोऑर्डिनेट, है ना। ओनली कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है भाई, x कोऑर्डिनेट। y और z में देयर इज नो चेंजेस। बट व्हेन यू यूज दिस फिनोमिना, इस फ्रेम और इस फ्रेम के, अगर मेरे जो s और s डैश फ्रेम है वो दोनों फ्रेम आपने कहा कि इनर्शियल फ्रेम है, तो ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है कि s और s डैश के रिस्पेक्ट में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए थी, s और s डैश के रिस्पेक्ट में भाई जो स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए थी वो सेम होनी चाहिए थी, होना चाहिए था ना ऐसा। बट अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के और दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड निकालूं तो ये डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब है इस ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं पे कुछ क्या है, गलती है, अगर आप इस फॉर्मूले को रिलेटिविटी के लिए यूज कर रहे हो, है ना। बेसिकली इफ यू यूज दिस फॉर्मूला फॉर रिलेटिविटी देयर इज समथिंग मिस्टेक। तो इसलिए हम यूज करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आइंस्टीन ने दी थी, है ना, तो लॉरेंज क्यों? लॉरेंज तो एक मैथमेटिशियन थे भाई साहब, फिजिसिस्ट तो थे नहीं। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉरेंज ने आइंस्टीन से पहले इन ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप किया था। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस एक्स डैश बराबर एक छोटा सा टर्म आ जाएगा x माइनस वी टी इंटू गामा। गामा इज द रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जिसको आप कहते हो। तो नया रिलेशन क्या आ गया, x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू गामा, y डैश इक्वल टू बेटा y, z डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा z, और t डैश की जो वैल्यू है t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। x क्यों लिखा, क्योंकि ये x डायरेक्शन में जा रहा है, अपॉन, या ऐसा कर दो एक्स वी ये गामा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये
एक्यूरेट यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे हिसाब से। तो क्या कहा मैंने, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज किया, आपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। तो बेसिकली जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्यूरेटी के साथ एस और एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव फ्रेम है तो इसकी स्पीड लगभग लाइट के बराबर होगी। तो ये बिल्कुल सही फिनोमिना है जिससे आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर, नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या हम इसको मिटा रहे हो, अब देखो ये तो है कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स है भैया। मतलब दो कोऑर्डिनेट अगर आपके पास है, दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है एक एस डैश फ्रेम है, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन चाहिए तो आपने इसको यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से यूज करो। दूसरा होता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इसको हम कहते हैं लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मान लो Vx, Vy, Vz वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू x एस फ्रेम, Vx डैश, Vy डैश, Vz डैश विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम है भाई। हमने वेलोसिटी डिफाइन की, हमने कहा कि Vx, Vy, Vz वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है। ये जो वेलोसिटी है बाबू वो किसके रिस्पेक्ट में है, एस डैश। तो इनके जो रिलेशन होते हैं वो डिफाइन करिए। सबसे पहले dx डैश बराबर dx माइनस वी डी टी इंटू गामा, dy डैश इक्वल टू dy और dz डैश इक्वल टू क्या होगा, dz। जो रिलेशन अभी अभी लिखे थे तुमने, dt बराबर क्या होगा, dt डैश इक्वल टू dt माइनस dx v अपॉन सी स्क्वायर इंटू इसके साथ क्या आ जाएगा आपस में, गामा। आई बात समझ में। तो अगर आपको vx डैश चाहिए तो क्या करो, dx डैश अपॉन dt डैश करो, डिवाइड करो इन दोनों को। तो डिवाइड करोगे तो मिलेगा Vx माइनस वी, देखो ये अपॉन 1 माइनस, इससे डिवाइड करा ना, 1 माइनस Vx इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गया Vx डैश और Vx के बीच में रिलेशन, इसको कहते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। Vy डैश निकालना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो Vy डैश निकालना है तो गामा बचेगा, दिख रहा होगा, तो Vy अपॉन 1 माइनस Vx इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर और इंटू गामा। तो गामा कहाँ है, नीचे 1 अपॉन गामा, डिवाइड किया इससे इसको, समझ पा रहे हो। तो ये है Vy डैश की वैल्यू। इसी प्रकार Vz डैश बराबर होगा Vz अपॉन अंडर रूट माइनस Vx इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा। तो तुम्हें Vx डैश की वैल्यू मिली, तुम्हें Vy डैश की वैल्यू मिली, बच्चों तुम्हें किसकी वैल्यू मिली, Vz डैश की वैल्यू मिल गई। तो इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब है हमें सारे के सारे टर्म्स मिल चुके हैं यहाँ पे। तो अब तुम्हें क्वेश्चन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की वेलोसिटी से पूछे, मान लो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आपको दो फ्रेम गिवन होंगे, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन होगी, रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में तुम्हें निकालनी होगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करना, Vx डैश निकल जाएगा, Vy डैश निकल जाएगा, Vz डैश निकल जाएगा, रखना, आंसर आ जाएगा। ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के जस्ट उल्टा इनवर्स LT होता है। इनवर्स मतलब उल्टा, जैसे यहाँ पे तुम्हें Vx, Vy, Vz डैश पता थे, ये तीनों ये निकालने थे। अब मान लो तुम्हें एस डैश के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज पता है और Vx, Vy, Vz निकालनी है तुम्हें, तो फिर क्या होगा मेरे भाई, तो Vx बराबर उल्टा हो जाएगा Vx डैश प्लस V अपॉन 1 प्लस Vx इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर, पहला।
वी वाई इक्वल टू वी वाई डैश अपॉन 1 प्लस वी वाई इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा। दूसरा वी जेड डैश इक्वल टू वी जेड डैश ऐसा 1 प्लस वी एक्स इंटू वी अपॉन सी वी एक्स डैश सॉरी वी एक्स डैश डैश होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन गामा। तो खत्म ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब हर बार यही नहीं लगा देना कि कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है इनको टेके जा रहे हैं, यही लगाए जा रहे नहीं। अरे भाई हर बार नहीं लगेगा ये केवल तब लगेगा जब क्या होगा, फ्रेम एस डैश वाला एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो यू कैन नॉट यूज दिस, ठीक है। यू ओनली यूज दिस फिनोमिना व्हेन द फ्रेम मूविंग इन एस डायरेक्शन, अदरवाइज आपको अकॉर्डिंगली फ्रेम को ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आ गया सर, दो फ्रेम के रिस्पेक्ट में पढ़ लेना। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, है ना, क्वेश्चंस वैसे भी कर ही रहे हैं हम डेली क्लासेस में, बट फिलहाल के लिए थ्योरेटिकल पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। केवल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो फिर भी सिलेक्शन हो जाता है किसी भी एग्जाम में। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद से अपनी मन से करो बिना सॉल्यूशन देखे तो सिलेक्शन हो जाता है ना। मेहनत बिल्कुल कितनी तुम पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, वो डिपेंडेंसी है। बाकी तो क्या ही है, बाकी खुद ही सीख जाओगे। डू नॉट बॉदर अबाउट दिस। पानी पिला दो भाई। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेंथ, जो हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना, डिक्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो देखो यार ये क्या है, एस फ्रेम है, अभी प्रूफ करके देखो। ये एस डैश फ्रेम है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, ये v स्पीड से जा रहा है मान लो x डायरेक्शन में, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 डैश माइनस x1 डैश माइनस x2 डैश है और x2 माइनस x1 है। तो जो x2 डैश माइनस x1 डैश है ये ओरिजिनल लेंथ कहलाती है, प्रॉपर लेंथ कहलाती है। तुम एस फ्रेम से इसको देख रहे हो तो तुम्हें इसकी जो लेंथ है x2 माइनस x1 जो L दिखाई देगी वो ओरिजिनल लेंथ L0 से कुछ हट के दिखाई देगी। वो L जो है L0 के बराबर नहीं होगी, ये सवाल है यहाँ पे। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो। L और L0 बराबर नहीं होंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपके लेंथ में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, डिक्रीमेंट आ रहा होगा। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जब यूज करोगे तो x2 माइनस x1 डैश ऐसे लिख लो, रिलेशन पता है। x2 डैश ऐसे करोगे तो x2 डैश है ना, अगर उल्टा करना चाह रहे हो उल्टा कर लो, सीधा करना चाह रहे हो सीधा कर लो। x2 डैश प्लस क्या था v इंटू टी गामा माइनस x1 डैश प्लस v इंटू टी इंटू गामा। तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश इंटू गामा। अभी देखो x2 माइनस x1 L है, L इक्वल टू L0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हुआ क्या। उल्टा लगाओ, फिर थोड़ा सा परिवर्तन करके लगाओ भाई। x2 माइनस x1 ये लगाया हमने, ठीक है। तो ऐसे करो, यहां से थोड़ा सा बदलाव करो, x2 डैश माइनस x1 डैश करो, ठीक है। तो ये यहां क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू वी टी, या x2 है ना, ये हट जाएगा इंटू गामा। तो गामा की वैल्यू इधर ले आओ तो L बराबर आ जाएगा L0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो भाई क्योंकि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब हमने देखा
ध्यान समझिएगा बात को, है ना। जब हमने इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखा तो लेंथ कितनी थी, L0 थी। इस मूविंग फ्रेम को हमने यहां से देखा, इसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, L होगी, और L लेस देन इक्वल टू L0, तो इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ध्यान रखना है कि ओनली पैरेलल कंपोनेंट, गेट नेट जेम वाले ध्यान रखना, ओनली पैरेलल कंपोनेंट ऑफ लेंथ चेंज होता है। यानी कि अगर कोई रॉड ये है, ठीक है, ऐसे है रॉड, तो इसकी लेंथ L है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो इसका Lx कंपोनेंट, ये थीटा है, ये Ly कंपोनेंट है, तो Lx कंपोनेंट चेंज होगा, Ly कंपोनेंट नॉट चेंज। Ly कंपोनेंट में परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। केवल कौन से कंपोनेंट में चेंज आएगा, Lx कंपोनेंट में चेंज आएगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट चेंज होता है। तो बहुत बार जेस्ट में, TIFR में ये इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है और तुम वहाँ पे फंसते हो ऊपर, है ना। तो फंसना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपको वहाँ पे नहीं फंसना है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ गया होगा मेरे हिसाब से, L इक्वल टू L0 √1 - v²/c²। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट जो टर्म होता है, नेक्स्ट जो टर्म आपके पास है उसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है, देख रहा होगा, थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया होगा वैसे, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब है कि जो क्लॉक है इज स्लो डाउन इन मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक है, जो घड़ी है, उसकी स्पीड जो हो जाती है वो स्लो हो जाती है। मतलब एक फ्रेम S है, एक फ्रेम S' है, तो S फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे कोई घड़ी है तो इसके रिस्पेक्ट में ये स्लो चलेगी और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। तो मान लो दो इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं, ये यहाँ दो इवेंट हो रहे हैं। एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है T2 डैश पे, T1 डैश पे, T2 पे, T1 पे। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखने पे ये इवेंट जो होंगे वो फास्ट होंगे और इसके रिस्पेक्ट में स्लो होंगे। तो T2 डैश माइनस T1 डैश इज डेल्टा T0 और T2 माइनस T1 इज डेल्टा T। तो डेल्टा T बराबर होता है डेल्टा T0 √1 - v²/c²। यानी कि क्या, जब तुमने इस इवेंट को यहां से देखा तो ये इवेंट क्या हो गया, स्लो हो गया। इसके रिस्पेक्ट, खुद के रिस्पेक्ट में, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में चीजें स्लो चलती है ना, लिखा हुआ है टिकिंग क्लॉक अपीयर स्लो विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। जो फ्रेम रेस्ट से देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में फास्ट चल रहा है। तो इस रिलेशन को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आप किसी स्टेशन पे हो, आपका कोई मित्र जो है वो स्टेशन पे ट्रेन पे बैठ के गया, तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम स्लो है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में टाइम फास्ट है। अगर वो एक चक्कर लगा के वापस आएगा तो तुम्हें टाइम ज़्यादा अपेयर होगा, उस बंदे को टाइम कम अपेयर होगा। समझ रहे हैं? जैसे कभी तुम्हारा दोस्त तुमसे स्कूटी मार के घूमने चल देता है ना, कहता भाई 2 मिनट में आ गया यार, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहा हूँ, तो 1-2 घंटे में आता है ना, तुम्हें लगता है ऐसा आ ही नहीं रहा, है ना, जबकि उसके रिस्पेक्ट में स्लो चल रहा होता है टाइम। ठीक है, जोक्स अपार्ट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में टाइम धीरे चलेगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में टाइम क्या चलेगा, फास्ट। तो इस इवेंट को कहते हैं टाइम डायलेशन। क्लियर हो गया होगा? अच्छा जी, तो IIT JEM वाले स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट भाई, IIT JEM वाले स्टूडेंट, इतने पॉइंट ध्यान रख लेना, इतने पॉइंट IIT JEM वाले ध्यान रख लेना, आपका काम चल जाएगा टाइम डायलेशन से। ठीक है, टाइम डायलेशन तक के कंसेप्ट ध्यान रख लेना, तुम्हें और कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, टाइम तक के कंसेप्ट ध्यान रख लेना, तुम्हारा काम जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से चल जाएगा। अब देखो रिलेटिविटी में
जो टोटल एनर्जी है वो E बराबर या तो आप mc² लिखते हो फोटोन के लिए, या E बराबर अंडररूट ऐसा भी लिख सकते हैं इसको p² c² प्लस m0² c⁴। अब तुम्हारे जहन में सवाल आएगा m0 क्या है? m0 होता है बच्चों रेस्ट मास। m0 जो है यहाँ पे वो क्या है? हमारा रेस्ट मास है। तो रेस्ट मास एनर्जी होती है एक, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होती है m0 c²। अगर तुम्हें कभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो mc² माइनस m0 c² कर देना, इससे निकल जाएगी। अगर तुम्हें फोटोन की एनर्जी निकालने को कह दे तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0, तो E = pc होती है ना। टोटल एनर्जी के बारे में बात करूं तो टोटल एनर्जी E बराबर mc² आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट, मास एनर्जी है, एनर्जी मास है, तो इसी को हम टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक की कहानी, मुझे लगता है फिर आगे चलने में हमें फ़ायदा मिलेगा। ओके, फिर आगे चलने में आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। बस इतने पॉइंट ध्यान रख लेना, सब आ जाएगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। जैम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने से ही क्वेश्चंस आते हैं। जैम या एमएससी एंट्रेंसेस में इसी से क्वेश्चन आते हैं। डॉपलर, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आपके आईआईटी जैम में नहीं आता है, नेट के लिए आता है, तो उसको अलग से एक बार कवर करेंगे। फिलहाल जो बच्चे जैम की तैयारी कर रहे हैं, रिलेटिविटी इतनी कवर कर लो, आई होप सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल क्वांटम पढ़ेंगे। ओके।